नमस्कार दोस्तों। अभी तक तो देखो आपने मेंस का जीएस पेपर 1 जो है वो देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो में ना हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे किस प्रकार का पेपर था और ख़ास करके आने वाले सालों में जिनका अटेम्प्ट होने वाला है ना, उनके लिए क्या लेसन्स हैं, उनको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैसा पेपर था? देखो, देखने में ना पेपर थोड़ा ईजी टू मॉडरेट ही था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो बल्कि ये इजी लगा होगा, बट देखो इस पर डिपेंड करता है कि हम ना आंसर्स कैसे लिख पाते हैं। हमेशा इजी पेपर का मतलब ये नहीं होता कि मार्क्स भी उसमें अच्छे आएंगे। ये हमारी आंसर राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि हम अच्छे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स अच्छे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और वो क्वेश्चंस जो देखने में ईजी लग रहे हैं लेकिन क्या हम क्वेश्चन की स्पेसिफिक डिमांड को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। और कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स की बात करें तो चंदेला आर्ट फॉर्म, आमतौर पे पीवाईक्यू आप देखोगे मेंस में तो ज़्यादा चंदेला वगैरह पे यूपीएससी फोकस करती नहीं है। इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया पूछा है। अब वैसे तो देखो अच्छा होता है ये क्वेश्चन अगर जीएस पेपर 2 या फिर इवन जीएस पेपर 4 में पूछा जाता, लेकिन जीएस पेपर 1 में पूछा है। हो सकता है एग्जामिनर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सिविल सर्विसेज के एवोल्यूशन से संबंधित बात करवाना चाहते हो, लेकिन क्वेश्चन उस ढंग से फ्रेम हो नहीं पाया। यहां पे देखो, मतलब लगता नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के क्वेश्चन है। इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, इलूसिडेट। देखो ये चीज़ तो यूपीएससी पहले भी करती आई है, मतलब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में आएगा या 3 में आएगा, वो दूसरे पेपर्स में यूपीएससी पूछ लेती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स इन एरियल प्लानिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में आना चाहिए, लेकिन जीएस पेपर 1 में पूछा गया है। अर्बनाइजेशन वगैरह से रिलेट किया होगा एग्जामिनर ने, तभी इसको जीएस पेपर 1 में पूछा गया है। पीवाईक्यू का रेलेवेंस, कुछ थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, इस बार भी हुई, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, स्मार्ट सिटी पहले भी पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। और इस बार ना यूपीएससी ने सभी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को कम से कम टच करने की कोशिश की है। जैसे देखो, आप ये देखोगे ना, कई बार यूपीएससी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछती, वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछती, लेकिन इस बार सबको टच करने की कोशिश की गई है। आर्ट एंड कल्चर से इस बार 3 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से 1, पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1, वर्ल्ड हिस्ट्री से 1, इंडियन सोसाइटी से 6 और ज्योग्राफी से 8। तो मोरल लेस आप देखोगे ना, ट्रेंड बरकरार ही रखा गया है। ये देखो, इंडियन सोसाइटी से हर बार 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल ज़्यादा पूछ लिए थे। ज्योग्राफी से भी ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस पिछले साल 6 पूछ लिए थे। अदरवाइज देखो ट्रेंड सेम ही है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा फोकस यूपीएससी का हमेशा आर्ट एंड कल्चर पे होता है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा। तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया जीएस पेपर 1 में, ठीक है। ये आपको पता लग गया कि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अब कुछ और खास बातें देखो, पहले ना क्या चेंज आया है इस बार, ताकि बाद में जो अटेम्प्ट देंगे वो उसी हिसाब से तैयारी करें। देखो पहले ना यूपीएससी क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्वेश्चन पूछती थी, थोड़े ना ब्रॉड बेस्ड पूछ लेती थी, जनरल क्वेश्चंस पूछ लेती थी, लेकिन अब यूपीएससी ना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने लगी है। देखो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सी लेवल का राइज हो रहा है, इनसे कई सारे जो आइलैंड नेशंस हैं उनकी एग्जिस्टेंस को किस प्रकार से खतरा है, कैसे इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो प्रभावित हो रही है, ये बहुत स्पेसिफिक एस्पेक्ट पूछ लिया गया। तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स बताने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू आइलैंड नेशंस, समझ गए? तो पर्टिकुलरली आइलैंड नेशंस को क्या खतरा है उससे संबंधित पॉइंट्स आपको देने हैं, जनरल पॉइंट्स नहीं देने हैं। चलो ये हो गया। फिर एक और चीज देखिए, इस बार भी यूपीएससी ने ना एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन, और एक और भी है एनर्जी से संबंधित। ये देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स। तो मतलब देखो एनर्जी जो है वो आने वाले समय में भी यूपीएससी इस थीम पर फोकस करेगी, क्योंकि आपको पता है पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते के कारण
सभी देशों को एमिशन कम करने हैं, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना है। तो ये जो थीम है वो आने वाले समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस है ना, इस बार डिस्क्रिप्टिव के बजाय एनालिटिकल ज़्यादा हो गए हैं। चलो ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हड़प्पा वाला, ये तो देखो सिंपल है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। लेकिन आप चंदेलो वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, द स्कल्पचर्स फिल्ड द चंदेला आर्ट फॉर्म विद रिजिलियंट विगर एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ। तो मतलब थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ चंदेला आर्ट फॉर्म से संबंधित फीचर्स नहीं पूछे हैं, थोड़ा आपको जस्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा कि जैसे खजुराहो का मंदिर है, चंदेलों ने बनवाया था, वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं किस प्रकार से रिजिलियंट विगर एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ को शो करती हैं। तो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, डिटेल्स पता होंगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, फिर भी हम ट्राई करेंगे अभी। फिर देखो यूपीएससी ना हमेशा की तरह इंटरलिंकिंग पे अभी भी फोकस कर रही है। जैसे ये जो 18वां क्वेश्चन है ना, सोसाइटी और हिस्ट्री को एक प्रकार से मिक्स कर दिया। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इसमें ना लाइफस्टाइल पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। उस थीम से आप रिलेट करोगे तभी क्वेश्चन का आंसर ठीक ढंग से दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। इसके बाद इवन ज्योग्राफी देख लीजिए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आजकल ना ऐसे आ रहे हैं कि ज्योग्राफिकल फीचर्स को ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ में रिलेट किया जाता है। ये 17वां क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विद रेफरेंस टू लैंड, सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और वहां पे ह्यूमन बींग्स का रहना, दोनों को आपस में रिलेट करवा के पूछा गया है और स्पेसिफिक फीचर्स पूछे गए हैं। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात की गई है, गंगा रिवर बेसिन। फिर देखो ये ज्योतिबा फूले से संबंधित क्वेश्चन है। वैसे तो देखो ये जो फिगर्स होते हैं ना, महान फिगर्स जैसे ज्योतिबा फूले हैं, महात्मा गांधी हैं, अब इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी हो, 200वीं हो, 50वीं हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये पर्सनैलिटीज़। एक्चुअल में 1827 में बर्थ हुआ था ज्योतिबा फूले का और 2027 में इनके जन्म को 200 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त को ना प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंस किया था कि हम इनकी 200वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है ना काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट में। लेकिन 15 अगस्त तब तक तो देखो पेपर बन ही गया होगा, तो यूं कहना कि हाँ बिल्कुल इसी वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला है कह नहीं सकते। लेकिन मूवी आई थी 2025 में फूले नाम से, तो ज्योतिराव फूले वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे मूवी के कारण, और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस कर दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। कुल मिला के देखो एग्जामिनर क्या चाहते हैं इस पेपर के थ्रू। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में ना स्टैटिक कंसेप्ट पूछे हैं, लेकिन स्टैटिक पूछ के भी ना एग्जामिनर फ्रेश कंटेक्स्ट चाहते हैं, करंट का फ्लेवर भी डाल दिया है। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया फूले वाला जो क्वेश्चन था वो इसलिए आया क्योंकि फूले मूवी आई थी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी पहले भी यूपीएससी ने पूछा है, लेकिन इस बार फ्रेश कंटेक्स्ट है। एआई, जीआईएस, तो हमें फ्रेश एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, फ्रेश डेटा यूज़ करना है। क्लाइमेट थ्रेटेंड आइलैंड्स, अब ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, समझ गए। स्टैटिक तो पूछा है यूपीएससी ने, लेकिन फ्रेश कंटेक्स्ट के साथ में। अब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में ना आप मैप वगैरह यूज़ कर सकते थे, मैप डायग्राम। जैसे हड़प्पा सिटी का प्लान आप बता सकते थे डब्बा बना के, किस प्रकार से वहाँ पे घर बने हुए थे, इस प्रकार से आप बता सकते थे सड़कें, ड्रेन, ये पूरा आप मैप बना सकते थे। रफ स्केच, ऐसा नहीं कि आर्टिस्टिक मैप बनाना था। सुनामी जो लहरें हैं उनका आप मैप बना सकते थे। ऑफ शोर ऑयल बेल्ट्स कहाँ कहाँ पे है, गंगा बेसिन डेंसिटी मैप, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी है उसको आप मैप के थ्रू समझा सकते थे। तो काफ़ी स्कोप था। और कई सारे क्वेश्चंस, जैसे देखो क्वेश्चन 8वां, 9वां, 19वां, 20वां, इनमें देखो जो एथिकल वैल्यूज़ है ना उन पे भी फोकस किया गया है। इक्विटी, इंक्लूजन, राइट बेस्ड रिहेबिलिटेशन, एनवायरमेंटल जस्टिस। तो ऐसा नहीं कि एथिक्स का यूज़ आपको सिर्फ एथिक्स में करना है, इवन दूसरे पेपर्स में भी यूपीएससी ना एथिकल चीज़ों पे फोकस करवा लेती है। फिर
कीवर्ड्स भी इस बार यूपीएससी ने डाइवर्सिफाई किए हैं, डिस्कस, कमेंट्स, डू यू थिंक, एग्जामिन, ये सब यूपीएससी ने दिए हैं क्वेश्चंस में। तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस की जो डिमांड है वो फुलफिल करनी होगी। ये कीवर्ड्स देखो हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं, आप बोलोगे तो फिर से हम डिस्कस कर देंगे। अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर। हड़प्पन आर्किटेक्चर के जो मेन खासियतें हैं, जैसे कि देखो किस तरह की बिल्डिंग्स, डिज़ाइन, टेक्निक या प्लानिंग इन्होंने अपनाई थी, सब कुछ आपको बताना है। आर्किटेक्चर का मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि अर्बन प्लानिंग कैसी थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा यूज होता था, सैनिटेशन सिस्टम, पब्लिक स्पेस, सब कुछ कवर करना था। समझ गए? कई बार ना स्टूडेंट्स या तो सिर्फ देखो मोनूमेंट्स लिस्ट कर देते हैं कि हाँ भाई ग्रेट बाथ मिला, ये सब मिला, ये नहीं बताते कहाँ पे मिला। तो थोड़े ना फैक्ट्स यहाँ पे आपको डालने थे, तभी मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ या फिर जो ग्रेनरी है, जो हड़प्पा में क्या मिला, सिमेट्री, धोलावीरा में वाटर टैंक। तो ये थोड़े फैक्चुअल डिटेल्स आप डालते ना, लोथल में क्या मिला, डॉकयार्ड, थोड़े फैक्चुअल अगर आप डालती चीज़ें तो आपका जो आंसर है ना वो उसमें बढ़िया वैल्यू एडिशन होता। और ये जो कीवर्ड्स है ना आंसर में दिखने चाहिए थे। ग्रिड लेआउट, बेग ब्रिक्स, ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स, मल्टी टियर्ड सेटलमेंट। मल्टी टियर्ड सेटलमेंट आपको पता है, जो पैसे वाले लोग थे उनके घर थोड़े ऊपर उठे हुए होते थे, ये सारी चीज़। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, चलो बेग्ड ब्रिक्स तो ठीक है, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, एक ही साइज की ब्रिक्स। तो समझ गए, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। और कंक्लूजन में आप थोड़ा लिख देते कि हड़प्पा जो थी सिंबल थी एक प्रकार से साइंटिफिक सिटी प्लानिंग की, और विजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और पॉइंट्स को भी अगर आप देखो अलग अलग कैटेगराइज करके लिखते तो ज़्यादा बढ़िया था। जैसे सबसे पहला पॉइंट अर्बन प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग में आप ये लिख देते ग्रिड पैटर्न, जैसे जो कीवर्ड मैंने आपको बताया, ग्रिड लुक, ग्रिड लेआउट, स्ट्रीट्स कैसी थी, 90 डिग्री एंगल पे कटती थी, वो सारी चीज़ें। फिर आप मैसनरी के बारे में बता सकते हो, मैसनरी जैसे जो ब्रिक्स थी बेग थी, यूनिफॉर्मिटी थी ब्रिक्स में। फिर तीसरा पॉइंट आप दे सकते थे पब्लिक बिल्डिंग्स का, पब्लिक बिल्डिंग्स कैसी थी, ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला, ग्रैनरीज कहाँ पे मिली, सीटाडल, वो सब आप लिख सकते थे। फिर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन का जिक्र आप कर सकते थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में आप बता सकते थे। तो मतलब पॉइंट कैटेगराइज करके आप देते तो ज़्यादा बढ़िया जाता। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म मतलब हिंदी में पढ़ते तो समझ में आ ही जाता, धार्मिक समन्वयता, मतलब अलग अलग धर्मों के बीच में उन्होंने समन्वय इस्टाब्लिश करवाने की कोशिश की, भाईचारा इस्टाब्लिश करवाने की कोशिश की, तो उसी का नाम है रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। कुल मिला के देखो ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, आसानी क्वेश्चन इसे आप बोलोगे। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अकबर ने अपने समय में ना कैसी अप्रोच अपनाई धर्म से संबंधित, और उनकी जो ये धर्मों के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में समन्वयता इस्टाब्लिश करवाने की कोशिश थी, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, कैसे अकबर ने अपने एम्पायर को यूनिफाई करने के लिए अलग अलग धर्मों के एलिमेंट्स को मिलाने की कोशिश की। अब इसमें देखो मेन जो बॉडी है ना उसमें तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो कि जिजिया एबोलिश कर दिया, जो अलग अलग धर्मों की धार्मिक एक्टिविटीज़ पे टैक्स लगता था, इंटरफेथ डिबेट्स होती थी इबादत खाना में, उन्होंने कहाँ पे इबादत खाना इस्टाब्लिश करवाए, वो फैक्ट्स आप लिख सकते हो। दीन इलाही, उन्होंने अलग से एक धर्म स्टार्ट किया। फिर राजपूतों के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंसेस, और राजपूतों को उन्होंने जगह दी अपने दरबार में। तो ये सब चीज़ें तो देखो लिखनी ही थी। चलो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 4-5 पॉइंट्स आप अच्छे लिखते काम चल जाता, फैक्ट्स के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में। जब राजपूत मैट्रिमोनियल अलायंस लिख रहे हो तो एग्जाम्पल दो, इबादत खाना लिख रहे हो तो बताओ कहाँ पे इस्टाब्लिश किया, तो फैक्ट्स जरूर शामिल करो ताकि आंसर जनरलाइज ना लगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में ना आप, हाँ ये नाम जरूर, कीवर्ड जरूर आना चाहिए, सुले कुल। सुले कुल का मतलब ये है टॉलरेंस फॉर ऑल फेथ्स, सभी फेथ के लिए टॉलरेंस, और ये मानना कि सभी जो धर्म है वो रास्ता है भगवान को पाने का, गॉड को पाने का।
तो मतलब सूले कुल वर्ड जरूर आना चाहिए। लेकिन ना शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ब्रॉड लिख सकते हो कि आप ऐसा बता सकते हो कि देखो, अकबर से पहले जो हुमायूं थे ना, या फिर बाबर थे उनसे पहले मुगल एम्पायर में, तो ज़्यादा झुकाव ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लाम की तरफ ही था। लेकिन अकबर की सोच भी एकदम से चेंज नहीं हुई। जैसे जैसे अकबर बड़े हुए ना, वैसे वैसे उनकी सोच जो थी वो धीरे धीरे इंक्लूसिव होती गई। और यहाँ पे ना आप अकबर की रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के एस्पेक्ट्स बता रहे हो ना, तो सिग्निफिकेंस भी बताओ। सिग्निफिकेंस ये बताओ कि इन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल गया। एक पैराग्राफ छोटा सा आप जरूर लिखो सिग्निफिकेंस पे। जैसे दीन इलाही बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया, जो ऑर्थोडॉक्स क्लेरिक्स थे वो विरोध करते थे अकबर की पॉलिसी का, और अकबर के साथ ही इनकी जो पॉलिसी थी वो मर गई। और बाद में औरंगजेब वगैरह ने कितना अत्याचार किया वो आपको पता ही है। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस में ये बता सकते हो कि इम्पैक्ट लिमिटेड रहा, पहल अच्छी थी। समझ गए? चाहो तो आप ये सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन को मिक्स भी कर सकते हो, या फिर अलग से एक सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एस्पायरेंट्स की गलती करने के चांस हैं, क्योंकि देखो इसमें ना चंदेला आर्ट फॉर्म नहीं पूछा है। इसमें ये बोला गया है स्कल्पचर्स, यानी जो मूर्तियाँ हैं, खास करके देखो चंदेलों ने खजुराहो टेम्पल बनवाया था, आपको पता है। तो इनकी जो आर्ट फॉर्म है ना, आर्ट फॉर्म के ऊपर जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो किस प्रकार से रिजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ को शो करती हैं। मतलब स्कल्पचर्स ने चंदेला आर्ट फॉर्म को रिजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ से भर दिया। इसे आपको इलुसिडेट करना था। अब रिजिलियंट विगर का मतलब क्या होता है? विगर का मतलब होता है एनर्जी, और ब्रेथ ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ब्रेथ ऑफ लाइफ मतलब लाइफ की एक्टिविटीज, अलग अलग डोमेन। तो आपको ना ये बताना था रिजिलियंट विगर कैसे। स्कल्पचर्स जो है वो स्टैटिक या फिर लाइफलेस नहीं है, डायनामिक एनर्जी शो करती हैं, जैसे डांस करते हुए। और स्कल्पचर्स में बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लूइड मूवमेंट, एनर्जी, ये सब दिखते हैं। डांस पोस्चर्स हैं, त्रिभंगा, अर्धचंद्रा, समझ गए? और ब्रेथ ऑफ लाइफ मतलब जैसे देखो फार्मर्स की एक्टिविटीज़, म्यूजिशियंस, डांसर्स, सबकी एक्टिविटीज़ को शो किया गया है। इरोटिक हैं, आपको पता है खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं इरोटिक हैं। और स्पिरिचुअल भी हैं, जैसे भगवान को दिखाया गया है, देवी देवताओं को दिखाया गया है, अप्सरा को दिखाया गया है। इवन एनिमल्स, मिथिकल क्रिएचर्स और नेचर की जो चीज़ें हैं वो भी मूर्तियों में दिखाई गई हैं, ताकि लाइफ डिपिक्शन को कंप्लीट किया जा सके। तो ये आपको बताना था, तब जाके क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल होती, अदरवाइज नहीं होती। फिर नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज को जोड़ा गया है आइलैंड नेशंस से। हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशंस, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। तो स्पेसिफिक चीज़ पूछी है। अब क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज दोनों आपको एड्रेस करने हैं, और दोनों का क्या असर है आइलैंड नेशंस पे वो आपको बताना है। जनरल नहीं बताना है, आइलैंड नेशंस पे क्या असर है वो आपको बताना है, और दोनों चीज़ों का बताना है, क्लाइमेट चेंज का भी और सी लेवल राइज का भी, और एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताना है। ये चीज़ें आपको एड्रेस करनी है। बच्चे जानबूझ के ना जल्दबाजी में, मतलब जानबूझ के तो क्या, जल्दबाजी में सी लेवल राइज को पकड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज को छोड़ देंगे। जबकि क्लाइमेट चेंज के और भी तो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, जैसे वेदर फेनोमेनन बहुत ज़्यादा इरेटिक हो गए हैं, तूफान वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए थी इसमें। और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जैसे मालदीव का, अंडमान एंड निकोबार का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइलैंड नेशंस की बात की गई है। ठीक है, मतलब आइलैंड तो है ही, और बहुत सारे पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं उनकी बात की जा सकती है, जैसे टुवालू है, ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में गिनी वगैरह है। पॉइंट्स तो देखो आप ये सब लिखते हैं, जैसे फ्रेश वाटर कंटामिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड इम्पैक्ट, और ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का सिंपल, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ और हाउ आर दीज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया। बता दो नॉन फार्म एक्टिविटी है क्या, और कैसे ज्योग्राफिकल फीचर से ये नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। आपको पता है जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, उनकी माइनिंग वगैरह चलती है, तो वो
नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर कोस्ट में आपको पता है फिशिंग, ये भी नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में घुमा घुमा के लोग अपने पशुओं को चराते हैं, जैसे कैमल एंड सीप रियरिंग है। हिमालयाज में फॉरेस्ट्री वगैरह होती है। तो ये सब आप बता सकते हो कैसे अलग अलग जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं हमारे देश में, वहाँ पे अलग अलग नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी होती है। अब एग्जाम्पल्स के साथ बताओगे इसमें, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, कोस्ट का पर्टिकुलरली कोस्ट बता दो, मालाबार कोस्ट बता दो। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में गुजरात या फिर राजस्थान बता दो। हिमालयाज में, तो ये एग्जाम्पल्स देके आप लिखोगे ना, तो ये इसमें तो मार्क्स अच्छे आने के चांस हैं। आप मैप वगैरह भी इस प्रकार से बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो अलग अलग करके दिखाओ, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। और डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। डेटा का यूज़ किस प्रकार से, अगर आपके पास ऐसा डेटा है, सोलर एनर्जी कितनी सस्ती पड़ रही है, कितना एमिशन कम हो सकता है सोलर एनर्जी से, अभी कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये सब डेटा आपके पास में होना चाहिए। और ऐसा डेटा आप कोट करोगे तो फिर बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर सुनामीज एंड हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कंसिक्वेंसेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सिंपल है, सुनामी की डेफिनेशन दे दो। और नॉर्थ पैसिफिक रिसेंटली वहाँ पे सुनामी आई थी, तो वहाँ से इसको डेफिनेशन को लिंक कर सकते हो। अभी अभी तो आई थी, कई देर तक चलता रहा कि यूएसए में, रशिया में सुनामी आ सकती हैं क्योंकि भूकंप हुआ था वहाँ पे, समझ गए। और फिर ये बता सकते हो कि कहाँ पे वो फॉर्म होती हैं और कैसे फॉर्म होती हैं, दोनों चीज़ें। अब देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया, कहाँ पे फॉर्म होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं और कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो लिखने के लिए बहुत कुछ है, आसान क्वेश्चन है। कायदे से ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी वैसे पूछा जा सकता है पेपर 3 में, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ने पूछ लिया। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब देखो, स्मार्ट सिटी को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा इस बार, स्मार्ट सिटी को इस बार लिंक किया है अर्बन पॉवर्टी से एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से। तो इसमें देखो आप ये सब पॉइंट्स दे सकते थे, जैसे स्मार्ट सिटीज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम सरकार चलाती है, जैसे पीएम आवास योजना, मतलब बाकी जगह भी चलाती है, लेकिन लिखने के लिए लिख सकते हो। स्लम रीडेवलपमेंट के लिए सरकार कोशिश करती है। इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एक एस्पेक्ट है स्मार्ट सिटी का। लास्ट माइल मोबिलिटी पे फोकस होता है, तो गरीब लोगों को फ़ायदा होता है। ई गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी से फ़ायदा होता है, जैसे स्मार्ट सिटी में सारी चीज़ें गवर्नेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ढंग से चलती है ना, तो डायरेक्ट सब्सिडी उनको मिल जाती है, काम डायरेक्ट हो जाते हैं, सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोविज़न होता है। फिर स्मार्ट सिटी में एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड कैसे आता है, जैसे वेस्ट रिसाइकलिंग है, तो इन सब चीज़ों से जॉब तो जनरेट होती है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको लिंक करनी थी स्मार्ट सिटी से। अब स्पेसिफिक प्रोविज़न तो है नहीं, मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको स्पेसिफिक माइंड में नहीं आएगा, थोड़े पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, थोड़े पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको कमियां भी बतानी है कि देखो गरीब लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो जाता है, लेकिन गरीब लोग कई बार यूज़ नहीं कर पाते, उनके एक्सक्लूजन का खतरा रहता है और जॉब्स वगैरह की चिंता भी। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें। जैसे टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल रिस्क आप बता सकते हो कि गरीब लोग कई बार टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाते। डिस्प्लेसमेंट की बात आप लिख सकते हो एग्जांपल देते हुए, जैसे मुंबई में धारावी को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट का खतरा है, तो ये रिस्क आप बता सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो आपको ये बताना है कि कैसे इंडिया की जो सिविल सर्विसेज हैं उनकी वैल्यूज़ में ना प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस दोनों एक साथ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, द ईथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। दोनों एक साथ कैसे चलते हैं? प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है? प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस मतलब देशभक्ति, समर्पण। ये देखो थोड़ा एथिक्स वाला क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसको ना दोनों अलग अलग करके लिखना है। प्रोफेशनलिज्म के अलग मायने हैं। प्रोफेशनलिज्म जैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, ये सारी जो बातें हैं जो हम एथिक्स में लिखते हैं।
और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस मतलब देश पहले। तो इसमें थोड़ा आप दुर्गा शक्ति नागपाल टाइप के जो ऑफिसर्स हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। सत्येंद्र दुबे जिनको मार दिया गया था, जिन्होंने विसल ब्लो किया था, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। थोड़ा एथिक्स टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन लिखिए थोड़ा जीएस पेपर 1 के हिसाब से, मतलब पूरा एथिक्स टाइप मत लिख दीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। अब यहाँ पे देखो, इन ओनली एंड ओनली जो वर्ड है ना पूरे क्वेश्चन का फ्लेवर चेंज कर दे रहा है। डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर आता है, तो ये आपको बताना है। अब शुरू में आप बता सकते हो कि हाँ भाई ग्लोबलाइजेशन से एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर आता है क्योंकि ज़्यादा बॉर्डर्स डाइल्यूट होते हैं तो ज़्यादा एमएनसीज अपना माल बेच पाती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मार्केट का साइज़ बड़ा हो पाता है और इस वजह से विभिन्न देश एक दूसरे से डील भी करते हैं। तो ये सब आप बता सकते हो, इनइक्वालिटी होती है, इससे कल्चर इरोड होता है। लेकिन प्रोज में आप ये भी बता सकते हो कि देखो जिसे आप एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बोल रहे हो, इससे चॉइस इंक्रीज हो रही है, इससे इनोवेशन आ रही है। जापान जैसे देशों से कितनी इनोवेशन आती है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा माल सिर्फ जापान में नहीं बिकेगा, दूसरे देशों में भी बिक सकता है। तो हमें यहाँ पे ना ग्रोथ को वैल्यूज़ के साथ में बैलेंस करना है। फिर ज्योतिबा फुले से संबंधित है, महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबअल्टर्न क्लासेस। अब इसमें देखो सभी सबअल्टर्न क्लासेस की बात की गई है, तो इसमें ना आपको उनके काम का क्या असर पड़ा सभी अल्टर्न क्लासेस के ऊपर, वो आपको इंक्लूड करना है। आप वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, गर्ल्स के लिए उन्होंने क्या काम किया, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने जो लिखा या उनके लिए काम किया उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, सभी जो सबअल्टर्न क्लासेस है ना उनको एड्रेस करना है। और इसमें बात की गई है ज्योतिराव फुले की राइटिंग्स एंड एफर्ट्स, तो उन्होंने स्कूल कोई बनाया है, उन्होंने जो किताब लिखी है, उन्होंने कोई सोसाइटी बनाई है, वो सारे आप लिखोगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो यही तो बात है ना, फैक्ट्स कई बार हम मिस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेसेस ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो आप ना हेडलाइन के साथ में ये इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आज़ादी के तुरंत बाद पॉलिटी कैसे कंसोलिडेट हुई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में थोड़ा लिख सकते हो, इकोनॉमी कैसे कंसोलिडेट हुई, एजुकेशन कैसे कंसोलिडेट हुई बता सकते हो, आईआईटी आईएम वगैरह इस्टेब्लिश हुए, आईआर शुरुआत में कैसे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी रही, जैसे कोरिया वगैरह में हमने क्या भूमिका निभाई, बाद में वियतनाम वार में हमारी क्या भूमिका रही। इतनी दूर तक ना भी जाओ, शुरुआत में बता सकते हो, जैसे नैम वगैरह है। तो समझ गए, अलग अलग जो ये कैटेगरीज बना के आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें ना देखो कुछ बच्चों ने सीधा क्वेश्चन देख के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन एनालिटिकल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या रेलेवेंस है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मतलब बोला गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की अभी भी लगातार रेलेवेंस है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें देखो आपको ये बताना था कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो वैल्यूज़ थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन वैल्यूज़ ने इंडिया जैसी देशों के फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया। संविधान बनने की प्रोसेस में ये वैल्यूज़ झलकती हैं। किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ह्यूमन राइट्स के नैरेटिव को शेप किया। सेकुलरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, आज भी सेकुलरिज्म की बात होती है। तो देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे चर्च के डोमिनेशन को ख़त्म करने की बात की गई थी, तो वही बात होती है। इवन अरब स्प्रिंग एंड ब्लैक लाइव्स मैटर, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मतलब समझ गए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की रेलेवेंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी भी है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना था। 14वां क्वेश्चन, गिव ए ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर ओकरेंसेज ऑफ ऑयल रिजर्व्स। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, इसमें तो आप मैप बनाते तो बढ़िया होता। तो इसमें देखो शुरुआत में तो आप मैप बना के ये सब दिखा देते हैं। मिडिल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ऑफशोर मतलब समुद्र में, और ऑनशोर मतलब मेन लैंड के ऊपर ही, मतलब समझ गए ना। तो ये सारी जगह आप बता सकते हैं।
मिडिल ईस्ट में पर्शियन गल्फ, नॉर्थ सी में यूरोप में, वेस्ट अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। अब इतनी ज़्यादा डिटेल्स तो देखो याद होती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ के हम जाते ही हैं, 4-5 भी लिखते तो काम चल जाता, और मैप में शो कर देते तो बढ़िया था। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस बता देते हो। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया ना, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर ओकरेंसेज ऑफ ऑयल रिजर्व। डिफरेंस को थोड़ा आप इस प्रकार से टेबल बना के बताते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। इसमें 4-5 पॉइंट आप लिख देते, लोकेशन कहाँ पे है दोनों की, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना कहाँ पे ज़्यादा आसान है, कॉस्टली कौन सा है, रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखो बाकी जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो भी इसी प्रकार से अटैम्प्ट करने लायक थे, इतने मुश्किल नहीं थे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स के बारे में पूछा गया कि इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग में। इसके बाद नेक्स्ट, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स ऑफ द प्लैनेट टेक प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ क्रिस्टल मासेस। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताना है, सीधा सीधा आप डायग्राम वगैरह भी इसमें बता सकते हो। फिर नेक्स्ट, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज। गंगा रिवर बेसिन में आपको पता है फ्लैट टेरेन है, फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्योंकि सदाबहार नदियाँ हैं, इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन चैलेंजेस अब ये हो रहे हैं, और पॉपुलेशन, सॉइल डिप्लीशन, वाटर स्कैरिसिटी, पोल्यूशन, ये सब। 18वां क्वेश्चन, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस। अब ये फास्ट फूड क्यों चलन में ज़्यादा है, अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है, लेकिन मोटापा इनसे बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, स्पेशली अर्बन यूथ को ज़्यादा अपील करते हैं। फिर इसमें आप लाइफस्टाइल पैटर्न की बात भी कर सकते हो, जो शुरुआत में मैंने आपको बताई थी कि इस प्रकार से जो चलन है, अलग अलग टाइप की जॉब्स आ गई है, लोगों के पास में टाइम नहीं है, और कंज्यूमरिज्म का कल्चर ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो इसमें। फिर अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल नीड इन कंट्री लाइक इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कई बार हम सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट को साथ साथ प्रोटेक्ट करके, तो इससे गरीब लोगों का कैसे नुकसान होता है वो आपको बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 एक्सिस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन। तो इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो भर भर के, जैसे सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा बचाओ, हसदेव माइनिंग प्रोजेक्ट, नियमगिरी, कैसे कहाँ पे कौन से केस में ट्राइबल्स वल्नरेबल हुए, डिस्प्लेस हुए, बाद में रिहेबिलिटेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स आई। इवन नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जांपल भी आप दे सकते हो। फिर एक्ट्स के बारे में बता सकते हो, जैसे पैसा एक्ट है, FRA एक्ट है। तो कुल मिला के देखो पेपर उतना मुश्किल नहीं था, इजी टू मीडियम आप कह सकते हो, मीडियम कह सकते हो कुल मिला के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान थे तो कुछ ऐसे भी एनालिटिकल थे जिनको आंसर देने में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। समझ गए।